Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Students, today we are going to discuss sources and functions of carbohydrates. हमने अपने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी की, उसकी डिफरेंट क्लासेस को हमने देखा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ये उसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है, सोर्सेज और फंक्शंस के बारे में है। ठीक है, हमने इसमें ये देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से मिल जाते हैं, और दूसरा इनका फंक्शन क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हम वो भी देखेंगे इसमें। फर्स्ट हम चलें इसके सोर्सेज देख लेते हैं। चलिए जी, सोर्सेज हमारे पास एक्चुअल में हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट सोर्सेज जो है जी मोनोसेक्राइड्स के सोर्सेज देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स हमारे पास जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में हमने तीन उस दिन अभी डिस्कस किए थे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और साथ में ग्लैक्टोज कर लेते हैं। ये तीनों हमने पढ़े थे जी मोनोसेक्राइड्स के अंदर। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड्स के जो सोर्सेज हैं, ये जो तीनों हैं, ये हमें कहाँ से मिल जाते हैं, ये कहाँ किन किन चीजों में मौजूद होते हैं, जहां से हम ग्लूकोज ले सकते हैं, फ्रुक्टोज ले सकते हैं और साथ में ग्लैक्टोज ले सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज भी जनाब ये हमें मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट हम इनको देखेंगे, हमें ये फ्रूट्स में मिलेंगे। हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज वगैरह हमें मिल जाता है। फिर जी वेजिटेबल से भी हमें मिल जाते हैं ये। ठीक है, वेजिटेबल्स के अंदर भी मोनोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हनी के अंदर भी हमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज ये मोनोसेक्राइड्स वगैरह मिल जाते हैं। हनी के अलावा अगर हम देखें सीरियल्स के अंदर भी मिल जाते हैं जी में। ठीक है, तो ये वो वाला हमारा फूड का पार्ट है जहां से हमें क्या मिलते हैं जी, मोनोसेक्राइड्स। ये सोर्सेज इनके ये हो गए हमारे पास मोनोसेक्राइड के। अब अगर हम देखें जी, मोनोसेक्राइड के बाद हमने देखा था डाइसेक्राइड्स। हम देखते हैं जी हमारे फूड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां से हमें डाइसेक्राइड्स मिल जाएंगे। अब सबसे फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइसेक्राइड्स हमने उस दिन जो देखे थे वो कौन कौन से थे। जो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट 3-4 की बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमें सुक्रोज है, सुक्रोज के सोर्सेज देख लेते हैं। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जी लैक्टोज, और साथ हम चलें डिस्कस कर लेते हैं जी माल्टोज की। ये भी हमने नाम लिखे हैं डाइसेक्राइड्स के। अब हम देखते हैं कि ये डाइसेक्राइड्स हमें कहाँ से मिल जाते हैं। सुक्रोज तो बड़ा सिंपल सा, आपने शुगर बीट आप लोग खाते हैं जी, वहां से आपको मिल जाएंगे जी डाइसेक्राइड्स, जैसा कि सुक्रोज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है जी सुक्रोज, ये हमें शुगर बीट से मिल जाता है। इसके अलावा शुगर केन से भी मिल जाएंगे आपको, शुगर केन से भी आपको ये मिल सकते हैं। इसके अलावा सुक्रोज हमें मिल जाते हैं जी फ्रूट्स के अंदर भी। ये सोर्सेज हो गए जी शुगर बीट, शुगर केन, फ्रूट्स, ये वो वाली चीजें हैं जिनके अंदर हमें सुक्रोज मिल जाएंगे, डाइसेक्राइड्स मिल जाते हैं। फिर अगर हम लैक्टोज की बात करें तो ये आपको मिल जाएंगे जी, आप लोग दूध पीते होंगे सब, मिल्क में से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे जी डेयरी की जो प्रोडक्ट्स आप खाते हैं, दूध से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा जी, लैक्टोज मिल जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर आ जाता है जी माल्टोज की बात करें तो ये आप लोग जो सीरियल्स खाते हैं उनके अंदर से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माल्टोज आपको सीरियल से मिल जाते हैं। तो ये हमने उनका नाम लिख लिया कि डाइसेक्राइड्स कौन कौन से किन किन चीजों के अंदर मौजूद होते हैं, हमने वो वाला सारा इसमें चेक कर लिया। चलें थर्ड नंबर पे चलते हैं हम अपने पॉलीसेक्राइड्स की तरफ। पॉलीसेक्राइड्स में देख लेते हैं कौन कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं जो हमें मिल जाते हैं।
उनमें हम बात करें कल हमने पॉलीसेकेराइड्स डिस्कस किए भी थे। पॉलीसेकेराइड्स में हमने देखा जी स्टार्च, स्टार्च के अलावा हमने इसमें देखे थे जी ग्लाइकोजन। ठीक है, अब देखो स्टार्च जो है इसकी अगर हम बात करें, स्टार्च हमें मिल जाता है जी, आप लोग राइस खाते हैं, राइस में मिल जाएंगे। फिर आपको इसमें वीट, गंदम की रोटी खा रहे हैं आप, उनमें भी आपको स्टार्च मिल जाएगा। फिर आप अगर हम बात करें पोटैटोज की, पोटैटोज में भी हमें मिल जाएगा स्टार्च। बार्ले खाते हैं आप, इनको हटा देते हैं, उनमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, राइस, व्हीट, पोटैटोज, बार्ले और मेज, ये सारे वो सोर्सेज, वो चीजें हैं जिनको खाने से हमें क्या मिलता है जी, स्टार्च मिलता है। ठीक है, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के सोर्सेज हमारे पास ये वाले सारे आ गए कि हमें यहाँ से ये मिल जाते हैं। ठीक है, तीनों की हमने देख ली है कि ये हमारे पास सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ये सोर्सेज हमें मिल तो गए, बॉडी में जाके ये काम क्या करेंगे, फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करेंगे। अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं जी, हमें पता चलता है जी हमने इनको इनटेक तो कर लिया, खा तो लिया हमने, बॉडी में लेके तो चले गए, लेकिन ये बॉडी में जाके करेंगे क्या, फंक्शंस हमारे किस काम आएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट की मैं आपको बताऊं तो उसमें हम देखेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे बात आपने फर्स्ट ये याद रखनी है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी आती है, एनर्जी से ही बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। जितनी भी आप रूटीन में काम कर रहे हैं उनमें एनर्जी यूज हो रही है। अब मुझे सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, खड़े हुए हम, बैठे हुए हैं हम, सांस भी ले रहे हैं, सभी कामों में एनर्जी यूज होती है, एनर्जी लगती है। तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है, ये कार्बोहाइड्रेट से आती है। और कौन से कार्बोहाइड्रेट से आती है वाला, ये ग्लूकोज, हमने खाना खाया, उसमें से उसकी डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के बाद उसमें से निकला ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को ब्लड के थ्रू हमने बात की थी कि पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ये डिवाइड होगी जब आपके सेल्स में चला जाता है ना, तो इसकी वहां पे रेस्पिरेशन होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, उसको हमने नाम दिया था सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और साथ में हमने बात की थी कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म में होता है ये काम। तो वहां से क्या निकलता है, सारी एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी हम अपनी रूटीन के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो काम करने में हमारी ये वाली एनर्जी यूज होती रहती है। ठीक है, ये सारी एनर्जी वहां पे यूज हो गई है। अब इसके अलावा और हम इसका कोई सोर्स इसका देखें कि हमें और क्या फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं जी। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जी डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स, देखो आपको अक्सर बोला जाता है जी फूड के अंदर कुछ अमाउंट फाइबर्स की भी ले लिया करें, जिससे हमारे स्टमक की हेल्थ काफी अच्छी रहती है, हमारी जो डाइजेशन होती है ना वो काफी बेहतर रहती है। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं एक्चुअल में, ये हमने जो भी खाना खाया उसमें कुछ अमाउंट ना अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। हमने उनको खा तो लिया लेकिन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। उन्होंने बुक में एग्जांपल दी हुई जी सेलुलोज। अब आप सोचेंगे सेलुलोज हम कैसे खा लेते हैं, सेलुलोज तो प्लांट के अंदर मौजूद थी, हमने बात की सेल वॉल के अंदर। देखिए हम बहुत सी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, प्लांट से आ रही होती हैं। ग्रीन कलर की जितनी भी हम सब्जियां जो खा रहे हैं एक्चुअली में उनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। और ये याद रखना है कि वो हमारी बॉडी में ना कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होती, उनके अंदर फाइबर्स होते हैं, उनको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, अब हमने खाना खाया, उसका जो पोर्शन जो उसका वेस्ट बचता है, वेस्ट जिसको हम फिसिस बोलते हैं, फिसिस को वहां से निकालने में उनके जो बॉबल्स बनते हैं, उनके जो पीसीस बनते हैं, उस वेस्ट के जो बॉबल्स बनेंगे उनको बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प कर रहा होता है,
डाइटरी फाइबर्स, यानी कि पेट को साफ करने में कौन हेल्प कर रहे हैं? डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, किसकी मूवमेंट करवा रहे होते हैं जी? बॉवल्स की। ये वेस्ट बनता है जो खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होती है, उसका जो वेस्ट होता है ना, उसको हम बॉवल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, और उन बॉबल्स क्या बनना होता है वो डाइटरी फाइबर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। बॉबल्स नहीं बनेंगे तो एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन की तरफ हम चले जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बॉबल्स डाइटरी फाइबर्स उनको मूव करवाने में हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। ये भी फंक्शन हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये और क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जी। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं जी न्यूक्लिक एसिड। हम इसकी हेडिंग चले बना लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड थर्ड पॉइंट की। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आ जाता है हम बात कर चुके हैं जी। इसमें एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है जी आरएनए। अब डीएनए और आरएनए तो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? याद होगा आरएनए को हम बोलते हैं जी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है 5 कार्बन वाला, जिसको हमने राइबोज का नाम दिया था। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इस चैप्टर के। राइबोज शुगर्स होती हैं जो आरएनए बनाने में यूज हो रही होती हैं। फिर डीएनए को बनाने के अंदर यूज होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज यूज होती हैं डीएनए को बनाने के अंदर। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। तो ये डीएनए और आरएनए की उसकी प्रोडक्शन, उसकी फॉर्मेशन में ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज की शुगर्स यूज होती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इन दोनों को बनाने में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो फंक्शन उनका ये भी हो गया। फिर हम देख लेते हैं जी नेक्स्ट और किस काम आ जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स के अंदर कुछ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आपको पता है क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए ना, इसको कन्वर्ट करवा दिया जाता है किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर। इसको सुक्रोज में कह दो या किसी भी डाइसेक्राइड या इसको पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट करके प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है ना, जहां स्टोर करना होता है, वहां भेज दिया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज को हमने फ्रूट्स के अंदर स्टोर करना है। फ्रूट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, लेकिन जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज बन रहा हो, तो उसको ट्रांसपोर्ट करके सपोज करो जी ग्लूकोज में भेज दिया जाता है। या प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जो स्टेम में वहां पे रिक्वायरमेंट थी ग्लूकोज की, तो उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया सुक्रोज या के अंदर या किसी और डाइसेक्राइड में, और वहां से उसको भेज दिया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो भी ग्लूकोज के अंदर हो रहा है। लास्ट में आ जाती है जी हमारे पास, इसकी हेडिंग हम बोल देते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल। हमें याद है कि हमने पढ़ा था कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है भला? वो हमारे पास सेलुलोज की बनी होती है। और अभी हमने ये देखा कि सेलुलोज क्या चीज है? सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड था। तो प्लांट की सेल वॉल बनाने के लिए सेलुलोज यूज हो रहा है। तो प्लांट्स के अंदर इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसके अलावा सेल वॉल आपने पढ़ी थी, कहां पे मौजूद होती है? फंगस, फंजाई की बॉडी के अंदर भी तो सेल वॉल थी, लेकिन वहां जो फंजाई की सेल वॉल थी उसके अंदर सेलुलोज तो मौजूद ही नहीं था, वहां पर तो मौजूद था काइटन। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि काइटन सेलुलोज की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, कोई नई चीज नहीं है, ये उसी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास, हमने देखा कि सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के, और इसके साथ हमने देख लिया कि ये हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जाने के बाद क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास को 5-6 इनके फंक्शंस थे, वो हमने देख ली।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।